से परेशान रहते हैं भाई हमारे, लेकिन भगवान बुद्ध बाबा साहब से कामना करता हूँ कि उस भाई ने जितना भी हमारा सम्मान और सहयोग इस पूरे क्षेत्र में किया है, वो राम सिंह हरदुआ और भैया की ओर से 20 रुपए हमारे अभिनंदन भैया के लिए और 20 रुपए से हमारा भी सम्मान किया है। उस भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। तथागत बुद्ध बाबा साहब से कामना करता हूँ कि भाई को हमेशा इसी तरह से खुश रहे और उनका परिवार भी हमेशा आगे की ओर बढ़े। बहुत बहुत साधुवाद है। आइए तो चलते हैं, ध्यान देंगे कथा की तरफ। और जो मैं बता रहा था कि पंजाब के संगरूर जिले में एक गांव पड़ता था, जिस गांव का नाम था सुनाम। और उसी सुनाम गांव में सरदार ऊधम सिंह के पिता, जिनका नाम था सरदार तहल सिंह और जिनकी मैया का नाम था नारायण कौर। आ जाओ, सुनाया नहीं दे रही तुम्हें एकदम में। सरदार तहल सिंह और ये नारायण कौर अपने जीवन को यापन करते हैं। हाँ हाँ, आओ जल्दी, कुर्सी डलवाओ भैया। आओ जल्दी। मेरे भाइयों, ये सरदार तहल सिंह हैं और ये इनकी जीवन संगनी है, जिनका नाम है नारायण कौर। और ये सरदार हैं और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा चेहरा तो खोलो, ज्यादा शर्मीली होगा। बड़ी ही सुंदर सुशील है मेरे भाइयों, और कैसे जीवन को यापन करते हैं। अरे पतिव्रता जाकी घर में भैया नारी, अपने पति की आज्ञा का बड़ा पालन करते हैं और ये सकुशल अपने घर में रहते हैं। बोलो का जो माइक ले। एक दिन की बात सरदार तहल सिंह कहने लगे, अरे नारायण, अरे नारायण, कहिए पिया। काफी समय हो गया है। हाँ, और हम लोग दोनों लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, काफी समय हो गया है। हाँ, और मैं चाहता हूं कि अपने यहाँ पर कोई ऐसा बेटा हो जो
दीन गरीबों का मसीहा बन के आए और समाज का नाम रोशन करे। मेरे भैया सरदार तैल सिंह कहने लगे, सुनो नारायण, कहिए पिया। जीवन तो बड़ी कठिनाइयों में बीत रहा है। एक हमारी छोटी सी नौकरी है वॉचमैन की, और इस वॉचमैन की नौकरी से कितना धन मिलता है तुम तो जानती हो। ठीक कह रहे हो, खर्चा भी नहीं चलता है। और उम्र भी हम लोगों की काफी हो गई है, लेकिन संतान घर में नहीं है। सुन रही हो प्राण प्यारी? हाँ वही तो अफसोस मुझे भी हो रहा है, तुम्हें अफसोस हो रहा है? बहुत ज्यादा। तुम्हें अगर अफसोस हो तो अबे तक एक आध लड़का खेलत हो तो। मेरे भैया आज वो कहने लगे, हमारी जीवन को चलते चलते तीसरा पल लग गया है नारायण, लेकिन हमारे संतान नहीं हुई। आंखों में आंसू भर के नारायण कहने लगी, पति हाँ, सुनो, सुनो ना। बोलो। देखो, संतान देना या ना देना ये तो प्रकृति की लीला है, हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा दोष नहीं है? नहीं है, कछु दोष नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा ना। मेरे भैया बड़े परेशान हैं, और बताए दें जहां संतान की परेशानी वहां पूरा परिवार ही परेशान, पूरा परिवार परेशान। आज तैल सिंह कहने लगे हैं, सुनो कहो। कि तैल सिंह कहने लगे, अरे मेरी प्यारी, कहो पिया। सुनियो बात हमारे जी। सुन रही हो? हाँ अरे तहल सिंह कहने लगे, अरे मेरी प्यारी, सोई सुनियो बात हमारे जी। अरे बेटा के बेननी को लग, अरे मेरी रनिया, तो ये साफ रहे समझ आई जी। कहने लगे हैं नारायण, घर में कोई संतान नहीं है हाँ। और हमारा मन भी नहीं लग रहा है। ए भैया आवाज मत करो, आवाज नहीं आनी चाहिए श्रृंगार रूम में से। मेरे भाइयों आज बेचारे दोनों दुखी हैं, लेकिन समय को बदलते देर नहीं लगती है भाइयों। और जब समय बदलता है तो घर में खुशियां भी आते हैं। आज धीरे धीरे समय बीता है मेरे भाइयों। कि धीरे धीरे समय बीत गयो भाई, अरे धीरे धीरे
ठीक है, अब तो घर में एक बेटा भी हो गया है हाँ और उसको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे बेटे को, और बेटे का आप ख्याल रखना, ठीक है क्योंकि प्यार। यहाँ पर अपने पंजाब देश में बहुत सारे दूर दूर से यात्रीगण आते हैं, हाँ। मुसाफिर लोग आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारा बेटा पढ़ा होगा, उसको पढ़ाने का काम करना होगा और आप उसकी परवरिश करना, देखना। ठीक है मेरे भाइयों, आज जो मैया है और जो इनके पिता तैल सिंह हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन मैया नारायण कौर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और जब स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वास्थ्य इनका बिगड़ता चला गया, कोई इलाज इनको काम नहीं किया भाइयों। लेकिन हाय हाय लोगों, माँ की ममता। माँ ने सोचा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया। आज मैया ने तैल सिंह से कहा कि स्वामी, ए स्वामी, हमारा जो बेटा है और हमारे बेटे को लेके आओ। मेरे बेटे को एक बार दिखा दो। ठीक है प्राण प्राणी में जा रहा हूँ। आज मेरे भाइयों, सरदार तैल सिंह का और चित्रकौर का जो बेटा था, जिसका नाम इन्होंने बड़े प्यार से रखा था शेर सिंह, आज बुलाया है। अरे बेटा शेर सिंह, अरे बेटा शेर सिंह, इधर आओ। माँ का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता चला जा रहा बेटा। मेरे भाइयों, आज बेटे को बुला करके और अपने पास बैठा लिया है। मेरे लाल, मेरे शेर सिंह, आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ और मेरी एक बात सुनो मेरे बेटा। बोलो मैया। लगता है मेरा अब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और मैं सदैव इस दुनिया को छोड़ करके चली जाऊंगी। अब बेटा नहीं समझ पाया। बेटा कहने लगा, माँ तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम मुझे छोड़ के अगर चली गई तो बिन माँ का लाल कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मेरे भाइयों, लेकिन एक बात बता दें, माँ मरते मरते मर जाएगी, लेकिन बेटे के प्रति कभी प्यार कम नहीं होने देगी, कम नहीं होने देगी। एक कवि ने 2 लाइनों में बड़ी सुंदर सा लिखा है कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। सोनू भैया, अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। मेरे भैया, आज मैया ने कहा, मेरे लाल मैं चली तो जाऊंगी लेकिन तुम अपना ख्याल रख लेना। तैल सिंह कहने लगे हैं, मुझे छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो? और तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। इस बेटे का मैं लालन पालन कैसे करूँगा? अरे कैसे प्यारी, ऐसा मत कहो। अभी तो मेरे बेटा ने कुछ नहीं देख पाया है प्राण प्यारी, और आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अरे मैं हकीम वैद्यों को बुलवाऊंगा और आपका अच्छा इलाज करवाऊंगा, ऐसे मत कहो। मेरे भाइयों, सरदार तैल सिंह बातें ही करते रह गए। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा,
देखा कि नारायण कौर तब तक अपने शरीर को छोड़ चुके थे। नहीं नहीं प्राण प्यारी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं प्राण प्यारी, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो मेरे भाइयों बोलो ना, एक बार बोल सुनाओ ना, आज बोलो ना। तैल सिंह ने अपने जीवन संगनी नारायण कौर का सर गोद में रख लिया और फपक के आज दोनों बाप और बेटे रोने लगे हैं। और कैसे रोए हैं भैया? मैया तू कहाँ गई मेरी माँ? मैया ओ माँ। अरे गोदी धर ली लेके कहाँ जाऊंगा मेरी माँ? अरे गोदी दार छूट गई अरे गौतम पुत्र चा कैसी भाई कछु मेरे समझ आई भैया तेरे बिन मर जाऊंगा माँ। मेरी माँ नहीं भैया। मेरी माँ बोल सुना दो क्या करें? अरे गोद का परला मेरी जीव भैया माँ भैया हर अंगना में नहीं भाई कोई अवधीर पिताजी हमारी माँ छोड़ के मैं चली गई। भैया बोल सुना दो। अरे मन कर ले भजन वो मरिया में और माया के दीवाने। अरे मन ओ माँ भैया ओ माया के दीवाने माँ माया के दीवाने मेरी माँ। अरे मन कर ले भजन वो मरिया में और माया के दीवाने। मेरी माँ तेरा बेटा तुझको बुला रहा है भैया। मेरी भैया मेरी माँ भैया मेरी मैया तेरा बेटा तुझको बुला रहा है माँ। एक बार आके खोल दे मेरी माँ, ये तेरा इकलौता बेटा तुझे बुला रहा है मैया। मैया आके खोल दे मैया। ओ माँ तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। मैया माँ मैया ओ माँ तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान
मेरी मैया एक बार आके खोल दे, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है माँ। पड़ोसियों ने रोते हुए देखा, कहा बेटा पिताजी मत रो तैल सिंह, मत रो। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना है। कोई पिताजी। अमर होके नहीं आया है बेटा, पिताजी नहीं आया है। हाँ बेटा। अभी मैंने अपने जीवन में मैया के साथ सुख नहीं बिता पाया अरे बेटा, और हमारी माँ हमें छोड़कर चली तुम्हारी गई। किस्मत में शायद तुम्हारी माँ का सुख इतने ही दिन का था, शांत हो वो जाओ तुम्हें बेटा, मिल गया है बेटे, मिल गया है। शांत हो जाओ बेटा, मेरे लाल शांत हो जाओ। अरे बेटा, नहीं पिताजी, मैं अपनी मैया आ से जाओ दूर, भैया, दो चार लोग आ जाओ। मैं अपनी मैया से दूर होना नहीं चाहता हूँ पिताजी। आ जाओ भैया। मेरी माँ एक बार मुझे बोल सुना दो भैया। अरे बेटा शांत हो जाओ मेरे लाल। आ जाया करो, दो चार लोग आ जाया करो भैया, हटा दो इनको। मेरे भाइयों, आज मैया नारायण कौर की जब मृत्यु हो गई और जब नारायण कौर खत्म हो गई, आज तैल सिंह को सदमा बैठ गया कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। उठा के अंदर कर दो, अरे आगे पीछे उठा लो, अरे उठाया ले, 100 ग्राम भजन है। मेरे भाइयों, आज तैल सिंह को सदमा बैठ गया। ना तो ये खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। बेटा इनका शेर सिंह इनके लिए पानी भी लाता है, खाना लाता है, कहता है पिताजी खाना खा लो, लेकिन तैल सिंह ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। भाइयों, इतना इनको गम लगा है कि धीरे 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 इनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और एक दिन ये भी खत्म हो गए। मेरे भाइयों, ये भी खत्म हो गए। मेरे भाइयों, जब ये खत्म हो गए, अब उस बेटे का लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा। जब लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा तो अमृतसर के जो अमृतसर था उसमें एक सेंट्रल खालसा अनाथालय था। उस अनाथालय में ले जाकर के किनको कर दिया? शेर सिंह को। शेर सिंह बेचारे अनाथालय में अपने जीवन को काट रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। भाइयों, इसी को कहते हैं जीवन। जिस बच्चे के सर से माता और पिता का साया हट जाए, शायद वो बालक क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। इधर ये तो उस अनाथालय में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे मेरे भाइयों, और इधर ब्रिटिश कानून ने आकर के हम भारतीयों की नाक में दम कर दिया। जब ये ब्रिटिश हुकूमत हमारे भारत में आई तो शायद नहीं, हमारे यहाँ के 90% लोग नहीं बता पाएंगे जो जलियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रही थी वो किस विषय पर मीटिंग हो रही थी। चिल्लाते हैं बहुत लोग, जलियांवाला बाग जिसमें हत्याकांड हुआ, ये हुआ, लेकिन उसमें मीटिंग किस चीज की चल रही थी? कोई किसी बात की तो मीटिंग रखी गई होगी। अब यहाँ इतना बड़ा पंडाल है, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, या किस चीज का कार्यक्रम है? क्या मीटिंग चल रही है या कथा चल रही है? यहाँ का सब ब्यौरा है। वहां जो ब्रिटिश हुकूमत ने आकर के एक काला कानून बनाया था, जिस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। देख लेना इतिहास उठा करके, जो रॉलेट एक्ट बनाया था, उस एक्ट का काम ये था भैया कि अगर कोई भी क्रांतिकारी है और अगर क्रांतिकारी पकड़ा जाता है तो उसका दंड केवल एक ही है, मृत्यु दंड, जिसमें ना तो वो अपील कर सकता है कि मेरी जमानत मंजूर करवा दी जाए, ना तो कोई उसका वकील खड़ा हो सकता है कि उसकी जमानत करवा दी जाए। अगर वो उस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है तो उसे फांसी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी एक्ट का विरोध चल रहा था जलियांवाले बाग में, और ये लोग जो थे
तो वो सभी लोग इसका विरोध करते थे, जैसे हम लोग भी कुछ चीजों का विरोध करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारे सर्व समाज के लिए घातक है। तो उसी चीज का विरोध चल रहा था मेरे भाइयों। आज ये धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कि समय तो धीरे धीरे बढ़ रहा हो यारे मेरे दादा, सोई सुनियो ध्यान लगाई। अरे समय तो धीरे धीरे कट रहे हो यारे मेरे दादा, सोई सुनियो ध्यान लगाई। और अरे शेर सिंह भी बढ़ रहे अरे मेरे दादा, ये तो 20 साल हुई जाएगी। मेरे भैया अनाथालय में इन्होंने 20 साल व्यतीत कर लिए हैं। और ये शेर सिंह जब उस अनाथालय में 20 साल रहे हैं, लेकिन ये बड़े उदंड थे। जब ये उदंडता करते थे तो अनाथालय के लोगों ने इनका नाम ऊधम सिंह रख दिया कि तुम ऊधम बहुत करते हो अनाथालय में। भाइयों, इनका नाम रख दिया है सरदार ऊधम सिंह के नाम से सभी लोग जानने लगे हैं। और इधर भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीयों का जबरदस्त मुकाबला चल रहा था, जिसमें हमारे अनेकों क्रांतिकारी, जिसमें भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेकों क्रांतिकारी थे जो लगे हुए थे। एक दिन इनकी मुलाकात, सरदार ऊधम सिंह की मुलाकात भगत सिंह से हुई है। आ जाओ ऊधम सिंह। यही वो ऊधम सिंह है जिन्होंने अपने जीवन को अनाथालय में व्यतीत किया और इनकी आयु 20 वर्ष की हो गई। तो एक दिन इन्होंने मुलाकात भगत सिंह से की है। आ जाओ भगत सिंह। टोपी लगाए ले, टोपी नहीं है। अरे मेरे भैया, आज इनकी मुलाकात जब भगत सिंह से हुई है और भगत सिंह ने कहा, अरे भैया मैंने आपका बहुत नाम सुना है, क्या तुम ही ऊधम सिंह हो? क्यों भैया? हाँ भैया, मैं ही ऊधम सिंह हूँ। तुम ऊधम सिंह हो? हेलो। हाँ। अच्छा भैया, काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। आपकी मैंने बहुत ही चर्चा सुनी थी, आपका बहुत ही नाम सुना था। आओ भैया गले मिलते हैं। मेरे भाइयों, सरदार ऊधम सिंह और भगत सिंह की जब मित्रता हुई, लेकिन इन्होंने एक ही काम किया ऊधम सिंह ने कि अब आपसे मिल करके आप अगर क्रांतिकारी करते हो तो क्रांतिकारी मैं भी बनूंगा और मैं भी आपके साथ इस क्रांति में भाग लूंगा। हाँ देखिए मेरे भाइयों, मैं भी इस क्रांति में भाग लूंगा और गरीब बसाओं का मैं हितकारी बन करके रहूंगा और मैं अपने सम्मुख, अपने सामने किसी गरीब बसाए को सताने नहीं दूंगा। ये भगत सिंह का ऐलान रहेगा मेरे भाई। मेरे भाइयों, और ऊधम सिंह और भगत सिंह मित्र बन गए हैं, खास मित्र बने हैं। और बता दो, मित्रता हो तो ऐसी हो जैसी दूध और पानी की होती है।
मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसी दूध और पानी की होती है, क्योंकि पानी 20 रुपए लीटर मिलता है और दूध 50 रुपए लीटर मिलता है। अगर पानी दूध में मिला दिया जाए तो उस पानी को भी दूध अपने में मिला करके अपने भाव में बेच देता है। लेकिन आजकल की मित्रता, जब तक नोट है जेब में तब तक मित्रता, नोट नहीं तो कोई मित्रता नहीं है मेरे लोगों। लोग ठुकरा देते हैं। अरे मित्र की तो बात छोड़ो, सगा भाई ठुकरा देता है। आज मेरे भाइयों ये दोनों क्रांतिकारी मिले हैं और दोनों क्रांतिकारी मिल करके केवल इसी बात पर है कि इस भारत में अपना स्वराज स्थापित होना चाहिए। अगर हमारे भारत के किसी भी लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो हम लोग मिल करके जो सरकार, ब्रिटिश सरकार है, उसका हम डट के विरोध करेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। भाइयों, आज धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ और वही तारीख आ गई है, कौन? 13 मार्च 1940, और जब समय आने वाला था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये लोग तो अपने मिशन पर ध्यान दे रहे हैं और इधर जो माइकल ओ जनरल डायर इस भारत में आया और उसने क्या काम किया, उसने अपने सैनिकों से कहा कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में प्रदर्शन होगा या कुछ क्रांतिकारी लोग आएंगे, आ जाओ, जल्दी आओ। मेरे भाइयों देखो, नाम में भी फर्क है, नाम में भी फर्क है। लोग कहते हैं कि जो जनरल डायर था उसने गोलियां चलवाई थी, लेकिन जनरल डायर नहीं था, वो था माइकल ओ डायर। मेरे भाइयों बता दे तुम्हें, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों को अपनी ड्रेस पर बहुत ज्यादा घमंड था। अंग्रेजों को अपनी जो पहनावा था, जो कपड़े थे, उन कपड़ों पर बड़ा घमंड था। ऐसा घमंड उतरा कि आज अंग्रेजों की पहनने वाली ड्रेस को हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनते हैं ना। बात अच्छी हो तो तालियां बजा दो भाई। तो घमंड नहीं करना चाहिए। यही वो नालायक बैठा है माइकल ओ डायर, और ये अपने सैनिकों से कहने लगा है, क्या करती है? करवाओ। आज माइकल ओ डायर अपने सैनिकों को अलर्ट करने लगा है। अरे सैनिकों, अलर्ट हो जाओ, देखता हूं तुम्हारी परेड करवाता हूं। ऐसा ना हो कि आप जलियांवाले बाग में पहुंचो, पीछे वाले तो बनाई मरियल लग रहे जो करिए कहा जाएगा हैं, जो करिया मुंह से लठाड़ो, बड़ो ढीलो है, जो टाइट करो। हमें लगे परेड नहीं करवा दो, तुम बेकार है तुम्हारे। इनके सबके सीना एक एक बिती के हो गए। इधर आती है, तेरा सीना कितना होती है? ओ माय गॉड, सीना कितना होती है? ओ माय गॉड, इधर आती है, सीना नापती है, इधर आती है। क्यों है? सीना नापती है, कमजोर है जे। ओह माय गॉड, सीना इसका कमजोर होती है, इसका सीना कमजोर होती है। कितना इंच का है इसका सीना? होती है, होना चाहिए 36, इसका 32 होती है। इतना चिंता क्यों करती है?
राशन नहीं मिलता है क्या? इतना माय गॉड राशन मिलती नहीं है। तेरा बच्चे कितनी होती है? ओ माय गॉड। क्यों भाई जनरल उड़ाए? ओह माय गॉड, बोली बताती है। एक जूता पहने और सब जब नंगे पैर हैं। ओह माय गॉड। फुल ये ड्रेस। बताती शूज पहनती है। तेरा जूता किधर हटी? ये क्या होती है? वो मोजा तो साफ पहने, तुम्हारे तो फटे हैं पीछे। बम्बू को इधर रखती है। ये क्या पहन के आती है? यही ड्रेस होती है। हमें देती है। ओह माय गॉड। ये हमारे राज्य में ये जींस पहनती है। इधर आती है। ये अपनी बम्बू को उधर रखती। ओह माय गॉड, हाथ ऊपर करती है। माय गॉड, ओह माय गॉड, तू कितना चुपती है? तू इधर आती है, तेरा जूता किधर है? क्या कहती? हाथ ऊपर करते हैं। माय गॉड। माय गॉड, ऐसा पोशाक होती है। तुम सब इतना पहन के कैसे आती? देखो उसको, देखो इधर आती है। ओ सैल्यूट करती है। ये बहुत चिंता में होती है। ये बताओ ये क्या होती है? नालायक कहीं की कुछ कर। इसको देखो, ये क्या होती है? इसमें क्या बांधी थी? होती है। परेड कराओ, कदम चाल करवाओ, कथा आगे बढ़ाओ। कदम चाल करते हैं। क्या बात है! ये डायर पीछे चलता है और सैनिकों को आगे भगाता है। अटेंशन! ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये कितना आगे चल। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओह माय गॉड। लेफ्ट राइट। तेरे को जुकाम होती है? ऐसे करती है।
अभी से कदम चाल करवाती है। वो आपकी सेना कुछ भी करवाओ, हमसे क्या मतलब है। ए छुट्टी है, अब तेरा कदम चाल करती है। कैसे करती है? कदम चाल करती है। ये बंदूक मेरे को मारती है। मेरे भाइयों, आज माइकल ओडायर ने सैनिकों को अलर्ट किया है और कहा कि हमको बैसाखी के दिन कहाँ चलना है? कहाँ चलने हैं? अमृतसर में। अमृतसर। और अमृतसर में जाकर के और जितने भी वहां क्रांतिकारी होंगे उन क्रांतिकारियों पर गोली चलानी है। धड़ाधड़ गोली गोली चलानी है। धक 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 चलती है। और एक भी क्रांतिकारी वहां से बच के नहीं निकलना चाहिए मेरे भाइयों। और यही हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, ऊधम सिंह और हमारे अन्य क्रांतिकारी थे। आज जैसे ही वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में पहुंचे हैं और पहुंच करके ये केवल जो रॉलेट एक्ट था उस काले कानून का विरोध करने लगे। हाँ, मीटिंग पर ये बैठ गए। आ जाओ भैया, 2 4 से 10 लोग और बैठ जाओ। आए गए गोली ना मरवा है, दी बैठ जाओ। आए मेरे भाइयों जी, बच्चन को कायली वाले ने चोट और लग जाए, बच्चों को चोट लग जाएगी बेटे। हाँ, यहाँ कोई हंसी खेल नहीं है। अगर चोट चपेट लग गई क्या फायदा है भाई? गोलीबाजी होगी, पता नहीं किनके गोला कहाँ लग जाए। हाँ मेरे भैया, आज सभी भारतीय क्रांतिकारी जलियांवाले बाग में बैठे रॉलेट एक्ट काले कानून का विरोध की मीटिंग रख रहे थे। मेरे भाइयों, भगत सिंह बोले हैं भैया ऊधम सिंह, सुनो भैया, भैया ऊधम सिंह, ये जो काला कानून है, जो जनरल डायर ने कानून को बनाया, लेकिन ये कानून कोई अच्छा कानून नहीं है और इस कानून का विरोध करना हमारा परम कर्तव्य बनता है भैया। क्योंकि ये जो कानून है, इस कानून में मेरे भाइयों किसी को जमानत नहीं मिलती है और हमारे जितने क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों को मतलब मौत की सजा ही मिलती है भैया। हेलो, अगर ये एक्ट वापस ले लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्यों ऊधम सिंह भैया? सही कह रहे हो भैया। हाँ हाँ, इसका हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करोगे? हाँ, इधर मेरे भाइयों, आज वो जनरल और डायर चला है और जनरल डायर ने कहा, अरे सुनो मेरे सैनिकों, जैसे ही मैं वहां जाऊं और जा करके और मैं तुम्हें आदेश दूं, वैसे ही तुम गोलियां चलाना प्रारंभ कर देना। मेरे भाइयों, आज चले हैं और जा करके उसी जलियांवाले बाग में पहुंचे हैं जहां हमारे क्रांतिकारी मीटिंग कर रहे थे। और इन लोगों ने क्या काम किया, जैसे ही आदेश दिया है उस जनरल डायर ने एकदम से सभी सैनिकों ने अरे जनरल
ध्यान बिसर नहीं जाए। सभी तो सैनिक जगे चल रहे, पहुंचे लला बाग में जाए। जलियांवाले बाग में इन्होंने जब गोलियां चलवाई और जब गोली चलने लगी तो मेरे भाइयों उसी फायरिंग में लगभग गोलियां 10 से 15 मिनट तक उस जनरल डायर ने चलवाई हैं। इसी बीच में हमारी वीरांगना ऊधा देवी पासी हुई थी। उन्होंने देखा हमारे क्रांतिकारी मारे जा रहे हैं और ऊधा देवी पासी ने बंदूक लेकर के एक पीपल के वृक्ष पर चढ़ गई और जैसे ही पीपल पर चढ़ी और वही उस पेड़ से निशाना लगाती है और जैसे ही अंग्रेजों के सैनिकों के मारती है, धड़ाम से सैनिक नीचे जा गिरता है। तालियां बजा दो। वीरांगना ऊधा देवी पासी उस पर चढ़ी है, लेकिन जनरल डायर सोच रहा है कि ये गोली किधर से आ रही है। सारे सैनिक मारे गए, ये गोली किधर से आती है मेरे भाइयों पता नहीं लगती है। मेरे धम्म बंधुओं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 14 सैनिक जब मार दिए हैं अंग्रेज के, अंग्रेज बेचारा भौचक कर रह गया। कहने लगा कि हमने यहाँ पर इतनी फायरिंग करवा दी है कि सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया, लेकिन ऐसा कौन है जिसने हमारे अंग्रेजों को मार रहा है, हमारे सैनिकों को मार गिरा रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। उसने ध्यान से देखा कि पीपल के पेड़ से गोली आती है और हमारे सैनिक के लगती है, सैनिक मर जाता है। इधर से गोली आती है और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो देखा क्या, हमारी वीरांगना ऊधा देवी पासी पीपल के पेड़ पर बैठी थी और वो अंग्रेजों के सैनिकों पर गोली चला रही थी।
भाइयों, जैसे ही उस अंग्रेज ने देखा, एकदम से कहने लगा, अब तूने मेरे सैनिकों को मारा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज ने नीचे से गोली चलाई, ऊदा देवी पास के लगी, बेचारी शहीद हो गई। माय गॉड। मेरे भाइयों, लगभग 1000 लोग मारे गए और लगभग जलियांवाले बाग में 1200 लोग घायल हुए हैं। भाइयों, वहां के लोग सभी निहत्थे थे, अगर उनके पास भी हथियार होते तो शायद वो ना मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, जनरल डायर तो वहां पर गोलियां चलवाने के बाद चला गया, और जैसे ही जनरल डायर गया, मटको नहीं तुम्हारी खाल ना खिंचवाई दी तो ओह माय गॉड। कहां तक भागोगे। मेरे भाइयों, आज उस जलियांवाले बाग में जब गोलियां चली और इधर जब मालूम पड़ा है, और जब सरदार ऊधम सिंह उस जलियांवाले बाग में पहुंचे हैं तो देखा उस बाग की मिट्टी लाल हो चुकी थी। मेरे भाइयों, लाल हो चुकी थी। आज सरदार ऊधम सिंह ने वहां जाकर के जब ये दशा देखी, हाय हाय मेरे लोगों, उस वीर बालक का खून उबल पड़ा है। ऐसा कौन हो गया है हमारे यहाँ पर, हमारे लोगों को ही मारा है। मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी मुझे करना पड़े, मुझे चलना चाहिए अपने गुरु के पास, और ये खबरदारी चाहिए, मुझे चलना चाहिए। मेरे भाइयों, आज भगत सिंह और ऊधम सिंह उस बाग में बैठ करके एक मीटिंग करते हैं। बैठ जाओ, एक माइक दे दो, मीटिंग करो यहाँ बैठ के। ऊधम सिंह कहने लगे, भैया। हाँ, बोलो। कहो क्या कहना चाहते हो उधम सिंह? मैं ये कहना चाहता हूँ बोलो। कि हमारे यहाँ पर हाँ काफी लोग मारे गए हैं। हाँ। ये अंग्रेजों ने मार दिए हैं। हाँ। कुछ भी करना पड़े मुझे। हाँ। और मैं शांत नहीं बैठने वाला हूँ। मैं अपना बदला, खून का बदला खून से लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। 13 अप्रैल 1919 को मैं अपने क्या कुछ भी करना पड़े, मैं वहां पर जाऊंगा और जनरल डायर को छोड़ूंगा नहीं। मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक बात बताओ, बोलो। भारत से कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग जल्दी जा सके। कोई तुम्हारे उपाय हो वो बताओ, तुमको कोई जानकारी हो वो बताओ। लेकिन मेरे समझ में एक बात आती है कि भारत से लंदन के लिए ट्रेनें चलती हैं, माल गाड़ियां जाती हैं, यहाँ से वहाँ का भारत का माल वहां पर जाता है और वहां का माल भारत में आता है। एक ही उपाय है मेरे भाई कि हम लोगों को किसी तरीके से वहां पर जाएंगे, और अगर हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो वहां की सेना, वहां की सरकार हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा उपाय सोचना है कि हम लोग साबित वहां तक पहुंचेंगे और उसको खुश करके हम गोली स्वयं अपने हाथों से मारेंगे, चाहे भले ही मुझे क्यों ना मरना पड़े। भैया, हाँ, वो बहुत होशियार है। कितना भी होशियार बना रहा है, बहुत होशियार है, कुछ भी हो जाए। मेरे धर्म बंधुओं, आज जब उस बाग की हालत देखी है, सरदार ऊधम सिंह ने और भगत सिंह ने उसी जलियांवाले बाग से मिट्टी उठाई, अपने सर पर तिलक लगाया, बोले और ए जनरल डायर, अगर ऐसी मिट्टी अगर मैंने तेरे देश की अगर लाल न कर दी तो मेरा भी नाम सरदार ऊधम सिंह नहीं है। भाइयों, आज ऊधम सिंह ने कहा, अगर तूने मेरे यहां आकर के हमारे क्रांतिकारियों को मारा है तो केवल मौत का बदला मौत होता है, और ये जनरल डायर मौत होता है। जनरल डायर समझ गया, अगर ऊधम सिंह और भगत सिंह मेरे पीछे अगर पड़ गए तो ये मुझे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, ये जनरल डायर अमृतसर से भागा और लाहौर जाके लगा है। मेरे भाइयों, लाहौर चला गया और इधर ऊधम सिंह ने इसका पीछा किया
और जब ऊधम सिंह लाहौर में पहुंचे हैं तो ये लाहौर से जा चुका था मेरे भाइयों। जब ये लाहौर पहुंचे तो ये लाहौर से भी जा चुका था। आप जाओ, मैं क्या बताऊं। आज मेरे भाइयों ऊधम सिंह जब लाहौर पहुंचे तो ये लाहौर से भी गायब हो गया। बहुत बड़ा कमीना है। हाँ Oh my God! तुम्हारी ओ माई गॉड, तुम करने लायक नहीं रहोगे प्यारे। मेरे भाइयों आज ऊधम सिंह ने क्या किया, बोले समय कितना भी हो जाए लेकिन जलियांवाले बाग के नरसंहार का बदला तो मैं जरूर लूंगा, जरूर लूंगा, कुछ भी हो जाए। सैनिकों, मेरे भाइयों आज इस जनरल डायर ने क्या काम किया है कि भाग करके और ये कहां पहुंचा है, लंदन। लंदन में पहुंच गया और कहने लगा कि अब यहां कोई नहीं आ पाएगा, कोई नहीं आ कोई पाएगा। नहीं आती है, यहाँ में सुरक्षित है। ओह माय गॉड, माय गॉड। अरे सैनिकों, जाओ हमारा पहरा करो, कोई आने ना पाए। ओह माय गॉड, तू कितना देखती है, मेरे को तो जान की पड़ी है। और तू पूरा बहुत भारी। एक बात बताओ, अंग्रेज तो बड़े लंबे चौड़े होते, फिर ये बंटानिया कहां से आ गया? my God, इसका पूछती है। ये तो बिल्कुल चिमकांडिया लग रहा है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा बोलती है। मेरे भाइयों अब तो सरदार ऊधम सिंह लंदन जाने की कोशिश करने लगे कि मैं कैसे भी लंदन पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे भाइयों अब तो चारों तरफ से घेराबंदी है और उसने ब्रिटिश शासन को भी इतना एक्टिव कर दिया कि किसी भी प्रकार से ऊधम सिंह यहाँ ना आ पाए। मेरे भाइयों उसने कहा कि ऊधम सिंह ना आ पाए, तो आज ऊधम सिंह ने लंदन जाने के लिए अपना नाम चेंज कर दिया। मेरे भाइयों अपना नाम रख लिया है राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या नाम रखा? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रख लिया। और नाम रखने के बाद आज उन्होंने एक मोटी सी किताब ली है और वो किताब लेकर के चले। मेरे भाइयों तू ये क्या करती है? मेरे आज जान की पड़ी है। लड़के आज मेरे भाइयों ऊधम सिंह ने क्या काम किया है, उनको कोई ट्रेन नहीं मिली, ना कोई फ्लाइट मिली, ना कोई संसाधन मिले। ऊधम सिंह कहने लगे मुझे हर हाल में लंदन पहुंचना है और लंदन जाकर के जब तक मैं जनरल डायर के सीने में गोली ना दाग दूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मेरे भाइयों आज इधर शहीद जो ऊधम सिंह हो गए थे, जिन्होंने अपना नाम बदल दिया और जिन्होंने अपना नाम रख लिया है राम मोहम्मद सिंह आजाद, इन्होंने देखा कि एक ट्रेन खड़ी है और वो भी मालगाड़ी, और मालगाड़ी लंदन जाने के लिए तैयार है। आज उन्हें ऊधम सिंह ने वो ट्रेन के डिब्बे के नीचे जगह थी, उसी जगह में छुप गए हैं। मेरे भाइयों आज उस मालगाड़ी के डिब्बे के नीचे जगह थी, उसी में छुप गए और उसी में छुप करके कहां पहुंचे? लंदन में। और जब लंदन पहुंचे हैं मेरे भाइयों अब तो ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए मुझे जनरल डायर। चलो चलना चाहिए, यही जगह है, आसपास ढूंढते हैं। कि ऊधम सिंह सोच रहे हैं और जनरल डायर कहाँ मिले। हम जाएंगे, हम
इधर आओ, यही जगह है। आज बेचारे कहीं भी जाते ढूंढते हैं, लेकिन वो जनरल डायर नहीं मिल रहा है उनको। ऐसे मेरे वीर सरदार ऊधम सिंह थे जिन्होंने पूरे नरसंहार का बदला अकेले लेने की ठान दी। बाहर है मेरे शेर, और भारतीयों का बदला ले लिया मेरे ऊधम शेर अकेले ने। भारतीयों का बदला ले लिया मेरे ऊधम शेर अकेले ने। सुनो भैया, हाँ जगह यही है। और सुनो, अंदर कैसे प्रवेश होंगे, हथियार भी हमारे पास है और इसको गोली तो मैं ही मारूंगा। और सुनो भैया, एक उपाय है, बताइए। जो हमारे हाथ में ये कॉपी है, इस कॉपी के अंदर मैं पिस्टल को दाब लूंगा। मेरे भाइयों, तभी अंदर प्रवेश हो सकते हैं, क्योंकि चेकिंग होगी तो पकड़ जाएंगे। 20 बरस के थे कौन? ऊधम सिंह। और इनकी 20 बरस की आयु में ये हुआ था जलियांवाला बाग का कांड। और उस जनरल डायर को मारने की योजना बनाते बनाते खोजते खोजते 20 वर्ष और हो गए इन्हें। मेरे भाइयों देखिए कितना संघर्ष, और एक ही निशाना, कौन? ये बैठा है। आज तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा आज, और कल तेरा भंडारा करवाएंगे। मेरे भाइयों, आज ऊधम सिंह ने पता किया कि कैक्स्टन हॉल में ये जनरल डायर अपनी मीटिंग करने के लिए जाएगा। मेरे भाइयों, आज 13 मार्च सन 1940 को कैक्स्टन हॉल में माइकल डायर, जनरल डायर ने वहां मीटिंग रखी है। अब चिंता का विषय यह बन गया मेरे भाइयों, ऊधम सिंह तो तैयार हैं, लेकिन ऊधम सिंह सोच रहे हैं कि हमारी जो पिस्टल है, ये पिस्टल कैसे अंदर जाएगी। अपनी कॉपी में रखेंगे इसको। आज इन्होंने क्या काम किया, एक मोटी डायरी खरीदी, और डायरी खरीदने के बाद बीच के पन्ने काटे हैं उतने ही जितने में उनकी पिस्टल फिट हो जाए, और उसी में उन्होंने अपनी पिस्टल रख ली है ऊधम सिंह ने। और जैसे ही जनरल डायर ने वहां पर मीटिंग शुरू की, कहा? लंदन में कैक्स्टन हॉल में। और चले आओ, गुरुजी कहां चले गए? आ जाओ, देखें तुम्हारे जो बॉडीगार्ड कितना काम कर रहा था। मेरे पास इतना हथियार होती है कि बता दूं तो पूरा भारत उड़ा देती। ऊधम सिंह ने झापड़ दो तो 6 महीना फिर उठियो नहीं जान दो। अभी तो एक ही बैठा है। मेरे भाइयों, आज बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, तुमने सही नहीं देखे बॉडीगार्ड। एक बनाए मरियल है, एक तो ठीक है। ओह माय गॉड, इसको चिंता खाई जाती। चिंता नहीं खाई जा रही है, यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। हाँ, काजू कचू कर पाए नहीं, और तुम मार क्या सोई, तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठे हैं, तुम खत्म कहानी तुम्हारी। मेरे भाइयों, ऊधम सिंह आगे को चले हैं, और चलते चले गए मेरे भाइयों। एकदम से जैसे ही गेट पर पहुंचे, शन को रोक ले, सावधान, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में जा रहा हूँ। मीटिंग में जा रहे हो? जी। खाना तलाशी दीजिए। लीजिए लीजिए खाना तलाशी।
देखो ले लो खाना तलाशी, न तो भाई जनरल डायर खींच में फारे धरे रहे 2 मिनट में। देख लिया, इसके पास तो कुछ नहीं है। क्या है? ये चश्मा है। ठीक है, आपने मेरी ले लिए, चेकिंग कर लिया, मैं इंटर कर सकता हूँ? अब मैं अंदर जा सकता हूँ? देखिएगा हमारे ऊधम सिंह का दिमाग, जिन्होंने डायरी में बंदूक छुपा ली और अपनी वो पिस्टल छुपाने के बाद जैसे ही पहुंचे, जैसे ही उस जनरल डायर ने देखा एकदम से वो थर थर कांपने लगा। ये कहां से आ गया? माय गॉड, माय गॉड, हमारी सैन को क्या करता है? ये कहां से आती? ओह माय गॉड, माय गॉड। मेरे भाइयों, और जैसे ही उसने सैनिकों को आदेश दिया, एकदम से पिस्टल निकाली ऊधम सिंह ने और सबसे पहले सैनिकों को टपका दिया। मेरे भाइयों, अब बचा है ये कमीन केवल। मेरे भाइयों, मेरे भारत के निवासी लोगों, यही है वो कमीना। अरे ऊधम सिंह का भज के झपटे पीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे गला पकड़ लो है दुश्मन को, छाती पे लला बैठ गो जाए। सभा में आज जनरल डायर के जैसे ही गोली मारी, जनरल डायर तो मर गया। तालियां जरूर बजा दो मेरे भाइयों। जैसे ही गोली मारी है, एकदम से ब्रिटिश सैनिक दौड़ करके आए, एकदम से पकड़ लिया है ऊधम सिंह को। जल्दी आओ, भाग के क्या कर रही हो? मैं भारत का लाल हूँ। जल्दी आओ। भारत माता की, भारत माता की। एकदम से पकड़ लिया है मेरे भाइयों। आज पकड़ करके जैसे ही इनको और कोर्ट में ले जाते हैं लंदन में, तो इनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है कि मैं तुम्हें जनरल डायर की हत्या के आरोप में और सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जाएगी तुम्हें। मेरे भाइयों, आज ऊधम सिंह कहने लगे हैं, सुनो। फांसी से पहले उन्होंने एक शब्द कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता है, मुझे मरने पर गर्व है, मुझे मरने पर गर्व है। क्या कहा? कि मुझे फांसी से डर नहीं लगता है, मुझे फांसी से डर नहीं लगता है, मुझे मरने पर गर्व है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुमने हमारे सैनिकों को जाकर के और गुप्त विभाग से मारा और मैंने जाकर के भरी सभा में तुम्हें मारा। मैंने अपने भारतीयों का बदला तुमसे लिया है। ऐसे ऊधम सिंह भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दो मेरे भाइयों। बताइए, जिनके पास हथियार नहीं थे उन लोगों को मारा और मैंने तेरे हथियार बंद लोगों को मार करके तेरे सीने में गोली मार दी। आ जाओ जल्लादो, अरे जल्लादो, फांसी का इंतजाम कर लिया जाए। इस भारतीय सरदार ऊधम सिंह को फांसी दे दी जाए। आओ जल्लादो। ऐसे जल्लाद आए
इंग्लैंड में सब अरियल मरियल पैदा होता है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं इंग्लैंड की सरकार से, मैं वो नहीं हूं जो भारत के संगे साथ में गद्दारी करूं। मुझे मरना कबूल है, मैं अपने भारत का नाम रोशन करूंगा और मैं हमेशा भारत माता की मुझे भली सूली पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, आज इनको 13 मार्च 1940 को जब गिरफ्तार किया और 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल यानी लंदन में, मेरे भाइयों, मेरे धर्म बंधुओं, लंदन की पेंटनविले जेल में और आज 31 जुलाई 1940 को आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह को जब फांसी के फंदे पर लटका दिया और कहा तेरी कोई आखिरी इच्छा? मेरी एक आखिरी इच्छा कोई नहीं है, केवल एक इच्छा है, मैं जीते जी अपने मैं प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन भारत के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अंतिम शब्द कहे हैं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे मरने पर गर्व है, मुझे मरने पर गर्व है। भाइयों, आज 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल यानी लंदन में आज जैसे ही सजा सुनाई है, बोला है जैसे ही मैं 3 बोलूंगा इसे फांसी के फंदे पर लटका देना। 1 नंबर 2 और ये नंबर 3। मेरे भाइयों, भारत माता की, हंसते हंसते आज वो फंदे पर झूल गया, भारत माता की फांसी दे दी गई है। मेरे भाइयों, ये गाथा कितने लोगों के समझ में आई है? मेरे भाइयों, कितनी माताएं ऐसी हैं जो सोचती हैं कि मेरे घर में भी ऊधम सिंह जैसे वीर पुरुष पैदा हों। हाथ उठाना एक बार, जिन्होंने देश की खातिर कहां लंदन में जाकर के जनरल डायर को गोलियों से भून दिया। ऐसे ही वीर सपूतों की जरूरत है मेरे भारत के लोगों को। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच आए रेवना से हमारे भाई कुलदीप पेंटर रेवना, जिन भैया ने 50 रुपये हमारे अभिनंदन भैया के लिए और 50 रुपये से मेरा सम्मान किया है। और भी एक भैया रेवना से जिन्होंने 20 रुपये हमारे अभिनंदन भैया के लिए और 20 रुपये से मेरा सम्मान किया है। रेवना से जितने लोग आए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और मैं रेवना से जितनी कमेटी आई है उनसे एक निवेदन है प्रधान जी कि कल यहाँ का कार्यक्रम आपके गांव के जयफा कार्यक्रम होगा, परम पूज्य बाबा साहब की बारात, तो मैं आपकी गाड़ी का इंतजार करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, खास तौर से प्रधान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं, क्योंकि रेवना कमेटी अध्यक्ष है और ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में हमारे रेवना से हमारे साथी लोग आएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है। और ये गाथा आप लोगों के बीच जो रखी गई है, कितनी माताओं बहनों हमारे भाइयों के समझ में आई है? एक बार जरा हाथ उठाए, क्योंकि ये गाथा कुछ आज अलग हटके हुई है, क्योंकि हमारे देश में, इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे हमारे वीर सपूत हुए, वो भी हमारे ही समाज से, जिनका नाम ऊधा देवी पाफी, जिन्होंने आप लोगों ने सुना, हमारे भैया ने एक एक बात बताकर इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी गाथा झांकी के माध्यम से दिखाई है कि आज वो हमारे ऊधम सिंह
वो हंसते हंसते जो फांसी का फंदा ले लेते हैं, जिनके मुख से आखिरी जवान तक एक ही आवाज आती रही कि भारत माता की जय। आज हमारे समाज के अगर किसी भाई को एक बार ये कह दिया जाए कि आज इस बुद्ध कथा में कोई भी भाई कुछ संघर्ष करने के लिए तैयार है, वो पीछा छोड़ देता है। मैं ऐसे समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को याद आना चाहिए, जैसा कि हमारे भैया ने केवल याद दिलवाने के लिए